ठीक है आप। हाँ जी, आज तो हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स क्या है जी? नर्व इम्पल्स है ये आप electrochemical change that travels along the length of neuron membrane। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की पूरी लेंथ पर ट्रैवल कर रही है। नर्व इम्पल्स को हम मेजर करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की फॉर्म में। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो तरह से बिहेव करता है मेम्ब्रेन पर। One form of membrane potential is called resting membrane potential. Resting membrane potential और दूसरी फॉर्म जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ये ध्यान में रखिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। जो भी कॉम्प्लिकेशन पैदा करनी है वो आपने खुद पैदा करनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। When neuron membrane is electrically more positive outside and more negative inside, इतनी सी बात। That this is neuron membrane। ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी यूं समझ लें कि ये हमारा एक्सॉन है कार्बन का, ये डेंड्रॉन है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, इनर साइड पे एक्टोप्लाज्म आपसे कह लें। साइटोप्लाज्म और बाहर क्या है, ये ऊपर और नीचे, ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मोर पॉजिटिव हो, इस साइड पे भी, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मोर नेगेटिव, इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कंडीशन कहलाती है पोलराइज्ड स्टेट। इसमें दो पोल, एक पोल आउटसाइड पे है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक पोल है जो कि पॉजिटिव है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड या साइटोप्लाज्म दूसरा पोल है जो कि नेगेटिव, जो कि क्या है? नेगेटिव। इसको हम पोलराइज स्टेट क्यों कहते हैं? हम इसको पोलराइज स्टेट इसलिए कहते हैं
क्योंकि इस केस में न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पे दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं. वन इज कॉल्ड पॉजिटिव पोल दैट इज आउटसाइड, अदर इज कॉल्ड नेगेटिव पोल दैट इज इनसाइड. पॉजिटिव और नेगेटिव पोल एक दूसरे को बराबर लेवल के हैं. इस केस में मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो होता है -17 millivolts. This is with respect to inside. माइनस inside को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इस पर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर नर्व इम्पल्स कोई नर्व इम्पल्स. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा. पोलराइज स्टेट पे न्यूरॉन कंडक्शन नहीं कर रहा. इसको आप कहेंगे नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन. क्या कहेंगे? नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन. बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं. लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व जो इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन को लेके आते हैं. Number one is sodium and potassium ion. इनकी relative concentration. सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. इनमें से कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इनकी डिफरेंट रिलेटिव कंडीशन जो होती है वो न्यूरॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को अफेक्ट करती है. बात में अगर हम बात करेंगे आयंस इनसाइड and outside. Inside and outside. Ion जैसे पोटेशियम आयन और सोडियम आयन. सोडियम आयन और पोटेशियम. Sodium ion are more concentrated and ion outside. यानी बाहर जो पॉजिटिव पोल है ये सोडियम आयन की हाई कंसंट्रेशन की वजह से. ठीक हो गया? More positive outside is due to high concentration of sodium ion. Potassium ion are 20 times more concentrated inside. अंदर ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव पोटेशियम आयन के ज्यादा होने की वजह से नहीं है, बल्कि नेगेटिव ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस के ज्यादा होने की वजह से. ECF होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड. सोडियम और पोटेशियम आयन हो गए. नंबर 2 नेगेटिव इनऑर्गेनिक आयन. नेगेटिव इनऑर्गेनिक आयन. नेगेटिव ऑर्गेनिक. नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन इनको क्या होते हैं? ये जनाब अमीनो एसिड, प्रोटीन
इससे कैसे ठीक है, ये तीसरे नंबर पे लीकेज है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन की लीकेज ऑफ पोटेशियम, सॉरी लाइट चली गई। पोटेशियम आयन की लीकेज होती है ना, ये मेम्ब्रेन में से होती है, ठीक है। ये हमारी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर है। ये हमारी प्रोटीन्स हैं। For example, this is sodium potassium pump. सोडियम पोटेशियम पंप है। These are binding sites for potassium ion. ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये एक तरह की कैरियर प्रोटीन है। इट इज कैरियर प्रोटीन। ठीक है, इसमें ये बाइंडिंग साइट है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। This is outside ECF, extracellular fluid. This is cytoplasm. ये जो प्रोटीन होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है पोटेशियम आयन को इनसाइड और सोडियम आयन को आउटसाइड। दो पोटेशियम आयन के मुकाबले में 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस के मुकाबले में 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाते हैं। इसके अलावा पोटेशियम आयन यहाँ पे जमा हुए, ये लिपिड बाइलेयर में से लीक आउट करते हैं। लिपिड बाइलेयर में से लीक आउट करते हैं। जब इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड बढ़ती है तो इस तरह साइटोप्लाज्म मोर नेगेटिव हो जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मोर पॉजिटिव हो जाता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है -70 मिली। जब तक ये कंडीशन है न्यूरॉन रेस्ट पे है, न्यूरॉन कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो लाइन आपको ये लाइन अंदर आ रही है ऐसे समझ लें कि ये लिपिड बाइलेयर this is lipid bilayer। ठीक हो गया। तो उसके अंदर ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रही है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो फ्लूइड मैक मॉडल के मुताबिक एम्बेडेड। ये कंडीशन जब तक रहनी है आपका न्यूरॉन रहना रेस्ट। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल ये है कि आपका न्यूरॉन किसी तक स्टिमुलस की वजह से अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं।
इसको हम एक्शन पोटेंशियल या इसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। called action potential as well as it is called nerve impulse. इसी को हम नर्व इम्पल्स, इसी को हम कहते हैं। अब एक टच स्टिमुलस आता है और न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है मतलब ये कि यहाँ पे मोर पॉजिटिव आउटसाइड इसकी पोलराइज स्टेट थी, ठीक है। कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, मसलन टच स्टिमुलस आया, ये कंडीशन थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। It was condition of resting membrane potential. एक टच स्टिमुलस फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे तो क्या होता है? तो क्या होता है कि यहाँ पे सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, इस रीजन में सोडियम गेट्स ये भी क्या है कि आयन चैनल है, प्रोटीन है, ये चैनल ये जनाब ओपन होते हैं और बाहर से सोडियम आयन इनवर्ड रश करते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इस रीजन में इनर साइड पे मोर पॉजिटिव और आउटर साइड पे क्या हो जाती है? मोर नेगेटिव। ये जो मोमेंटरी चेंजेस आती हैं न्यूरॉन के पोटेंशियल के अंदर, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या इसको हम बोलते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन। दिस इज एक्शन पोटेंशियल एपी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ये कंडीशन डीपोलराइजेशन क्या कहलाती है? डीपोलराइजेशन। इस वक्त न्यूरॉन के इस रीजन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 से जंप करके +50 मिलीवोल्ट क्या हो जाता है? +50 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट से +50 पे चला जाता है। यानी नेगेटिव से जब वो पॉजिटिव हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन। अब इसमें जरा फैक्टर्स देखिए, इसकी जो फैक्टर्स हैं वो अगेन वही हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन, सोडियम एंड पोटेशियम आयन। एक्शन पोटेंशियल में सिर्फ सोडियम आयन इन्वॉल्व है, रिकवरी में पोटेशियम आयन इन्वॉल्व है। स्टिमुलस की वजह से सोडियम गेट ओपन होते हैं और सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है। इस इनफ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन क्या होती है? डीपोलराइजेशन क्या होती है? डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन दरअसल एक्शन पोटेंशियल है। इसका भी ग्राफ से जो करेंगे अगर इसकी वजह से चार्जेस रिवर्स होते हैं। आगे हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में से क्वेश्चन आते हैं।
ग्राफ में से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप लेते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको आप लेते हैं मिली वोल्ट, ये लगभग 0 है, ये करीब इस तरफ आप लेते हैं टाइम, टाइम आप लेते हैं मिली सेकेंड, एक्स एक्सिस, ये 0 है। आपका न्यूरॉन यहाँ पे नहीं, ये -100 है बात, हम जितना नीचे आएंगे वो माइनस होता जाएगा। हमारा न्यूरॉन जो है ना बात नंबर यहाँ पे ये -7, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पे हमारा न्यूरॉन है, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे आके थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक्ट करता है, जैसे सोडियम गेट ओपन होते हैं, सोडियम आयन इनवर्ट आते हैं, इनर साइड पे न्यूरॉन मेम्ब्रेन बहुत पॉजिटिव होती है और ये यहाँ तक चला जाता है। ठीक, जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो ये जनाब लेवल है, ये है +50 मिली। जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे पोटासियम गेट ओपन होते हैं। देखिए पोटासियम आयन ऑलरेडी इनसाइड ज्यादा था, ऑलरेडी इनसाइड ज्यादा था, अब वो रोल प्ले करते हैं रीपोलराइजेशन के अंदर, रिकवरी के अंदर। पोटासियम गेट जब ओपन होते हैं तो यहाँ से पोटासियम गेट का क्या, पोटासियम आयन का क्या होता है, इफ्लक्स होता है। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से जब बाहर निकलेंगे पोटासियम आयन की शक्ल में, तो ये रीजन फिर से क्या हो जाएगा, इनर साइड पे मोर नेगेटिव, क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। अब ये मोर नेगेटिव पोटासियम आयन के बाहर जाने की वजह से हुआ है, सोडियम गेट क्लोज हो गया, सोडियम आयन जो अंदर आ चुके थे वो अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं जा सकते गेट, सोडियम गेट। पोटासियम जैसे सोडियम गेट यहाँ पे क्लोज हुए, इस पॉइंट के ऊपर सोडियम गेट क्लोज हुए, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स लेवल हो गया, पोटासियम गेट्स यहाँ पे ओपन हुए, तो पोटासियम आयन का इफ्लक्स होगा इनकी वजह से, और इस इफ्लक्स की वजह से इनर साइड मोर नेगेटिव हो जाएगी, ये +50 से फिर वापस नीचे की तरफ आएंगे। और इसको कहाँ तक आना चाहिए, इसको आना चाहिए -70 तक, इस लेवल तक, इस लेवल। लेकिन ये इस लेवल से मजीद नीचे आता है, लेवल से मजीद नीचे आता है, क्योंकि पोटासियम गेट को क्लोज होने में थोड़ा मजीद टाइम लगता है, ये जनाब यहाँ तक नीचे आ जाता है, यानी -90 तक, एक अंदाजे के मुताबिक ये -90 तक आता है, तो पोटासियम गेट क्लोज। पोटासियम गेट जब क्लोज हो जाते हैं तो अब आप देखें कि जो आयंस की रिलेटिव कंसंट्रेशन है सोडियम और पोटासियम आयन की, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मुकाबले में अपोजिट हो गई। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे और पोटासियम आयन इनसाइड ज्यादा, बट इस कंडीशन में सोडियम आयन अंदर से ज्यादा है और पोटासियम आयन बाहर ज्यादा है। इसको करेक्ट करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। इसको करेक्ट कौन करता है, इसको करेक्ट के लिए प्रोटीन करती है जिसका नाम है सोडियम पोटासियम पम्प। नाम क्या है, सोडियम पोटासियम। यहाँ पे सोडियम पोटासियम पम्प इसको करेक्ट करके वापस -70 पे लेके आता है, कहाँ पे ले आता है, वापस -70 पे। अब इस कर्व को जो सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से हुई है, ये स्टिमुलस आया था, ये जो कर्व बनी है ना, ये वाली, ये जो कर्व बनी है सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन, यही नाभिक पल्स है। और पोटासियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से ये जो कर्व बनती है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ये पहला स्टेप है रिकवरी में, इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक हो गया। और ये जो कर्व जब डीपोलराइजेशन से नीचे चली जाती है, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पे बात करता है सोडियम पोटासियम पंप,
और वो रिस्टोरेशन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। क्या करता है? रिस्टोरेशन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब टाइम कितना लगता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशनल है कि पता नहीं वो ज्यादा देर भी रह सकता है, लेकिन ये जो कर्व है ये होती है 1 मिलीसेकंड के लिए, ये कर्व भी 1 मिलीसेकंड के लिए, हाइपरपोलराइजेशन 1 मिलीसेकंड के लिए, और सोडियम पोटेशियम पंप की वर्किंग यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की रिस्टोरेशन ये भी 1 मिलीसेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नर्व इंपल्स और दूसरी के दरमियान 4 मिलीसेकंड का गैप होना चाहिए, 4 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड में नर्व इंपल्स कंडक्ट हुई, दूसरे मिलीसेकंड के अंदर उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई, यानी 2 से 3 मिलीसेकंड जो है अगले वो लगते हैं उसकी रिकवरी के अंदर, रिकवरी में। ओके, हाँ ये बात क्लियर हुई है, ये बात समझ में आई है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी कोई टच स्टिमुलस है नंबर, उसकी वजह से सोडियम गेट ओपन हुए, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, डीपोलराइजेशन हुई, मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 50 मिलीवोल्ट पे चला गया। जब ये प्लस 50 पे पहुंचा सोडियम गेट क्लोज हुए, पोटेशियम गेट ओपन हुए, पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा थे वो बाहर चले जाएंगे, सोडियम आयन अंदर रहेगा। पोटेशियम आयन के बाहर जाने की वजह से न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है ना अगेन इनर साइड पे मोर नेगेटिव, आउटर साइड पे मोर पॉजिटिव हो जाएगी। रिपोलराइजेशन के अंदर जो आयनिक ग्रेडियंट है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मुकाबले में अपोजिट। हाइपरपोलराइजेशन 1 मिलीसेकंड के लिए -90 तक होती है। सोडियम पोटेशियम पंप जो सोडियम आयन अंदर आए थे इनको बाहर भेजेगा, और पोटेशियम आयन जो बाहर चले गए थे उनको वापस लेके आएगा। इस तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्विकली रिस्टोर हो जाएगा, और इसमें टाइम लगता है जनाब कितना? टोटल 4 मिलीसेकंड, और रिकवरी में 2 से 3 मिलीसेकंड। दिस इज ऑल अबाउट नर्व। ये नर्व इंपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एक न्यूरॉन के अंदर किसी एक पॉइंट पर वो जनरेट हुई और एक न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ प्रोपेगेट कर। आगे हम बात करते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स कैसे मुंतकिल होते हैं, या एक न्यूरॉन से किसी दूसरे इफेक्टर ऑर्गन के अंदर नर्व इंपल्स कैसे मुंतकिल होती है। चार्जिंग मेरे अपने भी मोबाइल की नहीं है, लेकिन आप चार्जिंग लगा दें भाई, मैंने मुकम्मल करना है साइनैप्स का। ओके, चलें मैं ये डायग्राम तस्वीर बना दूँ इसकी, फिर हम आगे साइनैप्स पर थोड़ा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी साइनैप्स।
सिनेप्स क्या है जी? साइटोप्लाज्म में गैप होता है, गैप between axon ending and dendrites. नॉन एंडिंग जो होती है ये नोबलाइज स्ट्रक्चर इख्तियार करती हैं, जिसको हम बोलते हैं और जो डेंड्राइट्स होती हैं इनके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। ये सिनेप्टिक नोड जो है ना ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का है, और रिसेप्टर जो होते हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। ये दरअसल एक गैप है बिटवीन एक्सॉन एंडिंग एंड डेंड्राइट्स आर टू कंसेक्टिव न्यूरॉन। ठीक हो गया? लेट फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सॉन ending of one neuron, एक्सॉन एंडिंग है और न्यूरॉन की सिनेप्टिक नोब है। ठीक है, ये है जनाब वो सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये उसके रिसेप्टर। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सिनेप्टिक नोब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सिनेप्टिक नोब। This is presynaptic memory. This is postsynaptic memory. ठीक हो गया? ये रिएक्शन पोटेंशियल एपी यहाँ पे आ, ठीक है? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं कैल्शियम गेट्स, कैल्शियम गेट। जब भी एक्शन पोटेंशियल सिनेप्टिक नोड पे पहुंचता है कैल्शियम गेट ओपन होते हैं और कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होता है। कैल्शियम आयन क्या करते हैं अंदर जाकर? कैल्शियम आयन ऑलरेडी यहाँ पे सिंथेसाइज वेसिकल वेसिकल्स को कहा जाता है प्री सिनेप्टिक वेसिकल। क्या कहा जाता है? प्री सिनेप्टिक वेसिकल। इन वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं हम?
न्यूरो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक्सॉन एंडिंग पे रिलीज होते हैं। दे आर रिलीज्ड एट एक्सॉन एंडिंग। कैल्शियम आयन क्या करते हैं जनाब? इन वेसिकल को प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ले जाते हैं, जहाँ पे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद ये बाइंड करते हैं, स्पेस में से गुजरते हैं। इस स्पेस का नेम है सिनेप्टिक